हेलो गाइस, आज मैं पहली बार तुम्हें ये पैसेज एक स्टूडेंट के माइंडसेट से सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैंने अपनी टीम को बोला था एक ऐसा पैसेज लेके आओ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, इस बार एग्जाम में पूछा जाए और मैं तब उसे सॉल्व करूंगा। मैंने अभी तक सच में ये पैसेज पढ़ा नहीं है, तो मैं आज देखूंगा पहली बार एक अगर मैं स्टूडेंट होता तो कैसे सॉल्व करता। जो तुम्हारा लेवल है उसी से सॉल्व करूंगा। कुछ चीजें आएगी तो उसे करूंगा, नहीं आएगी जैसे स्टूडेंट को हम जब पढ़ते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें जो नहीं आती है उसको हटाऊंगा और तब देखूंगा पैसेज को कैसे मैं सॉल्व करूंगा, कैसे सारे क्वेश्चन टैकल करूंगा। अब जैसे मैं ये पढ़ रहा हूं तो कुछ चीजें हैं जैसे कि स्टार्क, हैवोक और रैग्ड। तो ये चीजें अगर एज अ स्टूडेंट मुझे नहीं आती है तो फिर मैं पैसेज को कैसे टैकल करूंगा, कैसे क्वेश्चन करूंगा, वही आज देखेंगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, मैं एज अ स्टूडेंट सॉल्व करने वाला हूं, इसीलिए वीडियो बहुत ज्यादा जेन्युइन और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए करें स्टार्ट। देखिए देखते हैं। अब सबसे पहले जब भी एग्जाम में हम पे पैसेज आता है तो एज अ स्टूडेंट मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तब जाके पता चलेगा कि पैसेज में हमको ढूंढना क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, एज पर द पैसेज के अनुसार विच कंट्री हैज द हाईएस्ट यील्ड ऑफ राइस पर हेक्टेयर। मतलब सबसे ज्यादा जो राइस है वो कौन उगाती है, यील्ड मतलब होता है प्रोडक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा राइस कौन उगाती है, वियतनाम, बांग्लादेश, चाइना या इंडोनेशिया। तो ये हमको देखना है, ठीक है, आगे देख लेंगे हम जब पैसेज पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को देखना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि पैसेज में क्या क्या चीजें पूछी गई है, तो उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे और बाकी चीजें उसको हटा देंगे। Which statement is not true according to the passage? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इस पे ये नहीं पूछा कौन सा सही है, इस पे पूछा है कौन सा गलत है। Which is not true, इसका मतलब 3 सही होंगे, एक गलत होगा। हाई yielding seeds and fertilizers, ऊपर से देखो, the rice yield in India is below the China by 39%। अच्छा, परसेंट कुछ बोला है। The growth of productivity has stagnant, North West India। अच्छा ठीक है, तो इनमें से not true कौन सा सही नहीं है वो भी हम देखेंगे जब पैसेज में करेंगे। अभी तो हम ऊपर से देख रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट टू एनहांस द इनकम ऑफ फार्मर्स, मतलब ऑथर फार्मर्स की इनकम को एनहांस करने के लिए क्या बोल रहा है, क्या चीजें बोल रहा है, ऑथर का क्या कहना है। ओके, इसको भी पैसेज में देख लेंगे। द पर्पस ऑफ दिस पैसेज, अच्छा इस पैसेज का पर्पस क्या है, मतलब थीम क्या है। तो सजेस्ट मेजर फॉर इंप्रूविंग, टॉक अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, और लास्ट क्वेश्चन, एज पर द पैसेज व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डिक्लाइन इन द इनकम ऑफ फार्मर्स, मतलब जो फार्मर्स की इनकम है वो कम क्यों हो गई। तो ये सारे क्वेश्चन है। अब हमने क्वेश्चन देख लिए हैं तो अब हम अपने पैसेज की ओर बढ़ते हैं और इसे पढ़ते हैं। अब मैं एज अ स्टूडेंट पढ़ रहा हूं। द स्टार्क ऑब्जर्वेशन मेड द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2015 to 16 दैट इंडियन एग्रीकल्चर इज इन अ वे अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन पास्ट सक्सेस। अच्छा, जो स्टार्क होता है, स्टार्क का मतलब होता है हार्श, जैसे बोलते हैं कठिन रियलिटी, हार्श रियलिटी। तो मैं एज ए स्टूडेंट मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है, तो अगर मुझे नहीं भी पता, मैं इसको इग्नोर भी करूं तो मुझे ये पता चल रहा है द ऑब्जर्वेशन मेड इन द इकोनॉमिक, मतलब एक ऑब्जर्वेशन हुई थी इकोनॉमिक सर्वे में 2015 और 16 में इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर। ओके, इन अ वे अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन पास्ट सक्सेस, मतलब जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो विक्टिम बना अपने ही पास्ट सक्सेस का, मतलब उसे सक्सेस तो मिली लेकिन अपने पास्ट सक्सेस का विक्टिम बन गया। ये एक व्यंग्य कस रहे हैं यहाँ पे। स्पेशली द ग्रीन रेवोल्यूशन, अच्छा इसका मतलब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने भी अभी पढ़ा नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, तो शायद आई थिंक ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करें। स्पेशली द ग्रीन रेवोल्यूशन शोज द डार्क रियलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर एट प्रेजेंट, मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की डार्क रियलिटी को दिखा रहा है प्रेजेंट में। एंड द हैवोक दैट हैज बीन रेक्ड बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन, और ये दिखा रहा है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो ये हैवोक हुआ है और रैग्ड हुआ है वो सब दिखा रहा है। अब हैवोक मतलब होता है डिस्ट्रक्शन और रैग्ड मतलब होता है डैमेज। तो अगर एज अ स्टूडेंट मुझे इन दोनों के मीनिंग नहीं भी पता तो मुझे इतना कॉमन सेंस तो है कि हैवोक और रैग्ड इनका कुछ नेगेटिव सेंस होता है, समथिंग कुछ खराब हो जाना, कुछ टूट फूट जाना, डैमेज। तो मैं ये डिसाइड कर सकता हूं रैग्ड बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन, इसका मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन से जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है वो खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। इतना सेंस मुझे समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं। The green revolution, which is often characterized by the introduction of high-yielding variety of seeds and fertilizers, मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, अब यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं। मुझे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पता नहीं है ज्यादा, कुछ नहीं, बस मुझे ये पता है कि इसको हिंदी में हरित क्रांति बोलते हैं और इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े थे। लेकिन अभी तो यहाँ पे हमको नेगेटिव ही बोला है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था, उसने पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम को बर्बाद कर दिया। लेकिन अभी नीचे वाले में देखो, इस पे लिखा है द ग्रीन रेवोल्यूशन विच इज ऑफन characterized by the introduction of yield,
हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड, यील्ड मैंने बोला इसका मतलब होता है प्रोडक्टिविटी, तो इसका मतलब इसमें लिखा है जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने सीड्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, इंक्रीज किया। हमने कैसे? बाय फर्टिलाइजर्स का यूज करके। अनडाउटेडली मतलब निसंदेह इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड कंसिडरेबली, इसका मतलब यहाँ पे तारीफ कर दी, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उस पर हमने फर्टिलाइजर्स का यूज किया तो उससे हमारी जो सीड है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और लैंड की जो फर्टिलिटी थी वो भी बढ़ी। और यहाँ पे लिखा भी अनडाउटेडली मतलब निसंदेह। बट हो बट आ चुका है, बट एक नेगेटिव वर्ड है। जब तारीफ करें, अभी तो तारीफ की और उसके बाद बट दे दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ इस पे माजरा खराब है। पहले तो तारीफ की जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उससे सीड की प्रोडक्टिविटी बढ़ी और लैंड की फर्टिलिटी भी बढ़ी बिकॉज हमने फर्टिलाइजर्स का यूज किया। लेकिन अब आ चुका है यहाँ पे बट। अब देखते हैं बट। द ग्रोथ इन द प्रोडक्टिविटी हैज बीन स्टैग्नेंट इन द रिसेंट ईयर। स्टैग्नेंट मतलब होता है रुक जाना, मतलब जो रिसेंट ईयर है हाल फिलहाल के कुछ सालों में जो प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ है वो रुक चुकी है। रिजल्टिंग इन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द इनकम ऑफ फार्मर्स, जिसकी वजह से जो फार्मर्स की इनकम है वो भी कम हो चुकी है। सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्टिविटी घटेगी तो इनकम भी घटेगी फार्मर्स की, तभी तो आजकल सुसाइड कर रहे हैं फार्मर्स। There have also been a negative environmental effect in the form of depleting water table, emission of greenhouse gases and the contamination of surface and groundwater. ओके, इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़े हैं हमारे एनवायरनमेंट में। हुआ क्या है, जो वाटर था डिप्लीटिंग मतलब होता है कम हो जाना, जो वाटर टेबल था वो कम हो गया। एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैस थी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। एंड द कंटेमिनेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, मतलब जो कंटेमिनेशन मतलब होता है खराब हो जाना, तो जो ग्राउंड वाटर था वो भी खराब हो चुका है। ये इसके नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। नीडलेस टू से, नीडलेस मतलब है जरूरत नहीं है, ये बोलने की जरूरत नहीं है that the agriculture sector is in a state of distress। ये बोलने की जरूरत नहीं है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बिल्कुल ही बहुत ही बुरी कंडीशन में है। डिस्ट्रेस मतलब होता है सफरिंग, लेकिन अगर मैं एज अ स्टूडेंट मुझे नहीं पता कि इसका मतलब सफरिंग होता है, तो मैं ये तो पता है कि डिस्ट्रेस कोई नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी हालत बुरी है, खराब चल रहा है। विच इज सिवियरली इफेक्टिंग पीसेंट्स एंड मार्जिनल फार्मर्स। पीसेंट्स मतलब सबको पता है फार्मर्स होता है, और मार्जिनल फार्मर मतलब जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं। लेकिन अगर मैं एज ए स्टूडेंट मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता चल रहा है इस लाइन से कि यहाँ पे लिखा है जो फार्मर्स है उनके लाइफ में भी इफेक्ट पड़ा है, उनके लाइफ में भी पड़ा है इफेक्ट। एंड अर्जेंट पॉलिसीज इंटरवेंशंस आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। और इस लाइन से मुझे इतना ही पता चला है कि हमको कुछ ना कुछ इस पे पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि इससे हम टैकल कर सके, सिचुएशन को हम सॉल्व कर सके। The government has responded to the problem by constituting a panel which will recommend ways to double the income of farmers by 2022। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इस पे क्या रिस्पॉन्ड किया? गवर्नमेंट ने इस पे क्या किया? गवर्नमेंट ने बोला हमको एक पैनल बनाना चाहिए जिस पैनल से जो फार्मर्स की इनकम है वो डबल हो जाएगी 2022 तक। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमको एक पैनल बनाना चाहिए जिससे कि जो फार्मर्स की रुकी हुई इनकम है वो डबल हो जाए 2022 तक। While this may be an overly ambitious target, if we want to boost stagnated agriculture growth, a shift has to be made from food security of the nation to income security of the farmers। अच्छा, अब मैं समझ गया हूं। हमको याद है क्वेश्चन में पूछा था कि ऑथर के अकॉर्डिंग जो सैलरी है वो कैसे बढ़नी चाहिए, तभी बोलते हैं पहले क्वेश्चंस को देख लो, फिर क्वेश्चंस को देख के हमको आइडिया हो जाता है कि पैसेज में पूछा क्या है। अब यहाँ पे देखो मैं समझ चुका हूं, अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं वो बता रहा हूं। पहले तो लिखा है यहाँ पे गवर्नमेंट का व्यू क्या है। गवर्नमेंट बोल रही है हमको एक पैनल बनाना चाहिए जो फार्मर्स की इनकम डबल कर दे 2022 तक। लेकिन ऑथर इस बात से सहमत नहीं है। ऑथर बोल रहा है कि जो ये गवर्नमेंट का प्लान है कि इनकम डबल कर देंगे, तो भैया ये ओवर एम्बिशियस टारगेट है, मतलब हद से बड़ा टारगेट है, इसको अचीव करना इंपॉसिबल है। भाई जो ग्रोथ बिल्कुल नीचे हो रखी है, जो फार्मर्स है उनकी इनकम जिनकी नीचे हो रखी है, बिल्कुल गिर रखी है, उसे तुम डबल कर दोगे, तो ये एक बहुत ही बड़ा टारगेट है, ये पॉसिबल नहीं है। अब ऑथर क्या कह रहा है, इफ यू वांट टू बूस्ट स्टैग्नेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ, स्टैग्नेटेड मतलब रुकी हुई, अगर हम रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें पैनल बनाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, अ शिफ्ट हैज टू बी मेड, हमको शिफ्ट करना पड़ेगा फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन से इनकम सिक्योरिटी ऑफ द फार्मर्स, इसके तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसमें दो हैं, एक गवर्नमेंट का क्या है कि हमको पैनल बनाना चाहिए और उससे इनकम डबल कर देनी चाहिए, लेकिन जो ऑथर है वो कह रहा है कि भाई इससे काम नहीं बनेगा, ये तो बहुत बड़ा टारगेट है, डबल नहीं कर पाओगे, इसलिए हमको फूड सिक्योरिटी से इनकम सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहिए बस। However, there are many hurdles that we have to be crossed if we want to achieve this objective।
हर्डल्स मतलब होता है परेशानियां। तो हालांकि हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अगर हमको इस ऑब्जेक्टिव को, इस गोल को अचीव करना है। द मेजर बैरियर टू ओवरकम इज डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी। और जो सबसे बड़े जो प्रॉब्लम या दिक्कत का सामना हमें करना पड़ेगा वो ये है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी जो घट रही है उसको हमको सामना करना पड़ेगा। बस इतना लिखा है इस पैसेज में। देखो कितना सिंपल होता है, मैं जैसे तुम करोगे वैसे ही कर रहा हूं, जो चीजें आ रही है उसको कर रहा हूं, जो चीजें नहीं आ रही उसको हटा रहा हूं, आउट करो उसको। द डेटा फ्रॉम 2013, जो 2013 से डेटा मिला, रिवील्स दैट इंडियाज एवरेज यील्ड ऑफ सीरियल, सीरियल मतलब होता है अनाज, पर हेक्टेयर इज फार लेस देन दैट ऑफ मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग सेवरल लो इनकम कंट्रीज। मतलब जो डेटा हमको 2013 में मिला उससे हमें यह पता चला कि जो अनाज इंडिया उगाता है पर हेक्टेयर वो बहुत ही ज्यादा कम है बहुत सारी कंट्रीज से जिनकी इनकम बहुत कम है। मतलब बहुत लो इनकम वाली कंट्रीज से भी इंडिया कम उगाता है। इसका मतलब यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे कुछ कंट्रीज है, वो उनके नाम तो नहीं दिए, लो इनकम कंट्रीज, तो उनसे भी कम इंडिया राइस उगाता है। वाह, इंडिया की कितनी बुरी हालत चल रही है। बट द डिफरेंस इज ह्यूज व्हेन कंपेयर टू चाइना। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे लिखा है जो इंडिया है वो कुछ कंट्रीज हैं लो बजट कंट्रीज, उनसे भी कम राइस उगाता है, तो डिफरेंस बहुत ही कम है। लेकिन जब चाइना की बात करें तो चाइना से तो बहुत ही ज्यादा कम उगाता है। इसका मतलब यहाँ पे आ गई चाइना, तो सबसे ज्यादा चाइना उगाती है, फिर वो कंट्रीज उगाती है, फिर इंडिया उगाती है। ये तो बोला है सबसे कम इंडिया, फिर कंट्रीज, फिर चाइना। अब तो मेरे से समझ पे आ चुका होगा, लेकिन जिसको समझ में नहीं आया उसको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा है अमन, हमने बोला अमन से 2 कदम आगे है आगोश, और हमने बोला अमन से 4 कदम आगे है अंशुल, और अमन से 10 कदम आगे है अतुल। तो बताओ इन चारों में से सबसे आगे कौन है? तो सबसे आगे अतुल ही तो है। तो वही तो बोला गया है कि अगर हम कंपेयर करें इंडिया और कुछ कंट्रीज का, तो कुछ कंट्रीज से इंडिया थोड़ा कम उगाता है, तो इंडिया सबसे लास्ट में आ गया और कुछ कंट्रीज आ गई। लेकिन अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो डिफरेंस इज ह्यूज, मतलब चाइना से तो बहुत ही ज्यादा कम उगाता है, इससे सबसे ज्यादा चाइना उगाती है, फिर वो कुछ कंट्रीज, और लास्ट में इंडिया। हमारी इंडिया लास्ट में रहती है, या तो लास्ट में और पॉपुलेशन के मामले में फर्स्ट में। फॉर इंस्टेंस, एज अ स्टूडेंट मुझे समझ में नहीं इंस्टेंस का मतलब क्या है, आगे बढ़ूं। Our average yield per hectare is 39% below that of China, and for rice this figure is 46। मतलब अगर हम राइस की बात करें तो चाइना हमसे, अच्छा अगर हम इसकी बात करें, सीरियल की बात करें, अनाज की बात करें, तो अगर हम सीरियल की बात करें तो सीरियल चाइना हमसे 39% ज्यादा उगाता है, और अगर हम राइस की बात करें, चावल की, तो चाइना हमसे 46% ज्यादा उगाता है। तो चाइना राइस हमसे 46% ज्यादा उगाता है। अब ये क्वेश्चन हमने ये क्वेश्चन देखा था हमने कुछ 39%। चलो उसको देखते हैं। देखो जो चीजें तुम्हें पैसेज में मिल रही है डायरेक्ट क्वेश्चन में जाओ सॉल्व करो, ये बिल्कुल हमको हेडेक नहीं पालना, जो मिल रहा है उस पर चलते हैं। हाँ ये था, इस पे क्या लिखा था, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। हाँ ये 39% आया था। तो द राइस यील्ड इन इंडिया इज बिलो द चाइना बाय 39%। अगर हम राइस की बात करें तो इंडिया चाइना से 39% कम है। क्या 39% कम है? देखते हैं। नहीं, राइस के मामले में 46% कम है, 39 तो सीरियल के मामले में। इसका मतलब हमको आंसर मिल गया। हमारा आंसर क्या है, यहां पे गलत लिखा है, राइस के मामले में 39% नहीं है, 46% है। तो हमारा आंसर मिल चुका है, ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। देखो तो जो तुम्हें पैसेज में दिख रहा है, तभी तो हमने क्वेश्चंस पढ़े, जो पैसेज में दिख रहा है सॉल्व करो तुरंत, हमें कोई हेडेक नहीं चाहिए। जो नहीं दिख रहा है तुरंत सॉल्व करो, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना पैसेज करते हैं। देखो अभी पैसेज पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हमें अपना आंसर मिल चुका है एक, तो इसको बोलते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच। अब इवन बांग्लादेश, वियतनाम एंड इंडोनेशिया आर फार बेटर देन इंडिया इन केस ऑफ राइस यील्ड। मतलब राइस की प्रोडक्टिविटी में जो ये बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया है वो भी इंडिया से काफी आगे। अब समझ में आ गया, जो कंट्रीज थी वो बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया थी। इसका मतलब सबसे कम इंडिया उगाता है राइस, फिर ये बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, उसके बाद सबसे ज्यादा चाइना उगाता है। तो मतलब इंडिया की हालत इतनी बुरी है कि वो वियतनाम, इंडोनेशिया से भी कम उगा रहा है। फर्दर अब आगे, देयर इज अ ह्यूज इंटर रीजनल वेरिएशन इन द व्हीट एंड राइस यील्ड फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब इज मच हायर देन फ्रॉम अदर स्टेट। अब इससे मुझे एज अ स्टूडेंट एक ही बात समझ पाई कि अगर हम राइस और व्हीट की बात करें तो हरियाणा और पंजाब ये बहुत ज्यादा व्हीट और राइस उगाता है दूसरे कंपेयर टू दूसरे स्टेट से। बस आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू क्रॉस द डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी बैरियर देयर इज अ नीड टू हेरल्ड अ रेनबो रेवोल्यूशन।
अगर हमको अपनी प्रोडक्टिविटी जो घटी हुई है, डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी है, उसको अगर हमको रोकना है तो हमको रेनबो रेवोल्यूशन को अपनाना पड़ेगा। अब मुझे कोई पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है ये रेनबो रेवोल्यूशन है क्या, और मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता, मैं आगे बढ़ूंगा। बाय मेकिंग अ शिफ्ट फ्रॉम व्हीट राइस साइकिल टू सीरियल एंड पल्सेस। अब कैसे करना पड़ेगा, जो हम व्हीट और राइस को उगाते हैं उससे चेंज होके हमको अनाज और दाल उगानी पड़ेगी, बस, ठीक है। सिंस व्हीट एंड राइस कपल्ड with other crops are backed by minimum support price MSP and input subsidy whether water fertilizer or power। अब मुझे ये लाइन कुछ समझ में नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा सीधे। There is a huge incentive for the farmers in the irrigated region of northwest India to grow these crops। अच्छा, इंसेंटिव मतलब होता है पैसे। तो जो फार्मर्स हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया के रीजन के जो फार्मर्स हैं उन्हें सरकार पैसे दे रही है ये सारी की सारी क्रॉप्स उगाने के लिए। इतना मुझे समझ में आ गया। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह चल रहा हूं जैसे एक स्टूडेंट चलता है, पैसेज को पढ़ता है, हालांकि मैं थोड़ा डिटेल में भी पढ़ रहा हूं। अब ये पैसेज हो चुका है कंप्लीट। तो इस पैसेज पर हमने देखा क्या, ये पैसेज एक सर्वे बता रहा था जो 2015 और 16 में हुआ था। मैं एज ए स्टूडेंट बोल रहा हूं जितना मुझे समझ में आया पढ़ने में। तो सर्वे के बारे में, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में बता रहा था, स्पेशली ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने जो एज ए स्टूडेंट मुझे जानने को मिला इस पैसेज में, वो ये था कि इस पे नेगेटिव चीजें बताई है। हुआ क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन अगर मैं नाम से देखूं तो थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकता हूं। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब जब हम अपने लैंड को, फर्टिलिटी को बढ़ाओ, तो उसको बढ़ाने के लिए हमने फर्टिलाइजर्स का यूज किया और उससे हमारे लैंड की प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी, ये सब चीजें बढ़ी। लेकिन क्योंकि फर्टिलाइजर का यूज किया तो कुछ टाइम बाद जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम हो गई और उसी के साथ जो इनकम थी फार्मर्स की वो भी कम हो गई। और बिकॉज हमने फर्टिलाइजर्स का यूज किया था तो उसका हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, बिकॉज केमिकल्स तो हैं सारे के सारे। इससे बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कि पानी का जो था लेवल कम हो गया, वाटर टेबल का डिप्लीशन लिखा था वहां पे। उसके साथ साथ जो कार्बन एमिशन थी वो भी बहुत ज्यादा हुई और जो हमारा वाटर था, ग्राउंड वाटर, वो कंटेमिनेट हो गया, वो खराब हो गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमने जो चीजें की थी फर्टिलिटी की को बढ़ाने के लिए, जो फर्टिलाइजर्स का यूज किया था, कुछ टाइम तक तो उसने हमको दिया ग्रोथ, लेकिन उसके बाद उसने हर चीज खराब कर दी, एनवायरनमेंट भी खराब हो गया और ग्रोथ रुक गई। उसके कारण फिर जो गवर्नमेंट था उसने बोला कि हम पैनल बनाएंगे जिससे डबल हो जाए, लेकिन जो ऑथर था उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं था। उसने बोला हम फूड सिक्योरिटी से हम इनकम सिक्योरिटी की तरफ जाएंगे। तो ये पूरा पैसेज था बड़ा सा, ये हमने बिल्कुल डिटेल में देखा। अब इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एज पर द पैसेज, इस पैसेज में विच कंट्री हैज द हाईएस्ट यील्ड ऑफ राइस पर हेक्टेयर, मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन राइस का किसका है। तो ये तो हमने देख लिया था, सबसे ज्यादा किसका था, चाइना का। उसके बाद सबसे ज्यादा चाइना का था, उसके बाद कुछ कंट्रीज थी और लास्ट था इंडिया। अच्छा भाई इन्होंने फर्स्ट पूछा है सबसे ज्यादा, सबसे कम पूछते तो इंडिया का नाम लेना पड़ता है, बेइज्जती हो जाती है। तो इसका चाइना है, अच्छे से मैंने एग्जांपल के साथ भी तुम्हें बताया था उस टाइम। सेकंड वाले का आंसर तुमको मिल गया था, है ना, 39% नहीं था, ये क्या था, 46% था। सिंपल, इसका आंसर निकाल देता। इस पे बोला था कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो इसका आंसर मैंने देख लिया था। अब देखो जो तीन है ये तीनों कितने ट्रू हैं, इसको एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हाई यील्डिंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स वर अ हॉलमार्क ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने फर्टिलाइजर्स का यूज किया था और सीड्स की यील्डिंग भी बहुत हाई थी, ये बिल्कुल सही है। द ग्रोथ इन दी प्रोडक्टिविटी हैज बीन स्टैग्नेटेड टुडे। हाँ, जो ग्रोथ थी वो रुक गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। और लास्ट, इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया फार्मर्स गेट सब्सिडीज। हाँ, तो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया थी उस पर सब्सिडी मिल रही थी। तो ये तीनों कितने सही थे, इसमें गलत ये था, ये तो हमने पैसेज में देख लिया था, पैसेज के दौरान। What does the author suggest to enhance the income of farmer? अब देखो फार्मर की इनकम को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, आप समझ पा गया। कंस्टिट्यूट है पैनल, पैनल बनाना, ये तो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था, ये तो नहीं है। प्रोवाइड इनकम सिक्योरिटी टू द फार्मर्स, हाँ ये है राइट आंसर। क्यों भाई, ये तो कहा था, ये देखो अगर हम आगे जाएं तो ये तो लिखा था, गवर्नमेंट तो कह रही थी कि भैया पैनल बनाओ जिससे कि फार्मर्स की इनकम डबल हो जाए, लेकिन जो हमारा ऑथर था उस बात से सहमत नहीं था। उसने कहा ये तो बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस टारगेट हो जाएगा, इससे पॉसिबल नहीं है। अगर हम ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर हम जो रुकी हुई ग्रोथ उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको शिफ्ट करना पड़ेगा फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन से इनकम सिक्योरिटी ऑफ द फार्मर्स, इनकम सिक्योरिटी की तरफ जाना पड़ेगा। यही तो है क्वेश्चन हमारा, इनकम सिक्योरिटी की तरफ जाना पड़ेगा, प्रोवाइड इनकम सिक्योरिटी। आंसर मिल चुका है, तो थर्ड का आंसर इतना सिंपल है। सारे के सारे क्वेश्चन मैं बोलता रहा हूं, पैसेज बड़ा ही सिंपल होता है। मैंने बिल्कुल फुल अप्रोच रखी जैसे स्टूडेंट है, बहुत सारी चीजें तो नहीं आई, उसको हटा दिया, फिर भी मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं अभी तक। तो द पर्पस ऑफ दिस पैसेज इज, जो इस पैसेज का पर्पस है वो क्या है, पर्पस मतलब है थीम या मैसेज। तो
हमने पहले वीडियो में कवर किया था, जो थीम होती है, पर्पस होता है, मैसेज होता है, इसका मतलब ये पूरा पैसेज किसके बारे में कह रहा है, वो हमेशा या तो फर्स्ट पैसेज में होता है या तो लास्ट पैसेज में होता है। लास्ट पैसेज में तब होता है जब हमको कंक्लूजन दिया हो, लेकिन इस पे तो हमको कोई कंक्लूजन दिया नहीं, तो इसका मतलब हम किस पैसेज में ढूंढेंगे, फर्स्ट पैसेज में ढूंढेंगे। देखो मैं जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना, फर्स्ट और लास्ट पैसेज में जो थीम होता है वो लिखा रहता है, मतलब हमको लास्ट पूरा पता रहता है कि जो पूरा पैसेज है किसके बारे में, फर्स्ट है लास्ट। कंक्लूजन तो दिया नहीं है इसलिए हम फर्स्ट में जाएंगे। पहले एक बार देख लेते हैं, सजेस्ट मेजर फॉर इंप्रूविंग द फार्मर्स अलाउड। फार्मर्स को बढ़ाने के लिए बोला गया है, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, फार्मर्स को थोड़ा बढ़ाने के लिए बोला है। टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हाँ ये तो मुझे सही लग रहा है क्योंकि हमको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो कहा गया है। और कंपेयर इंडियन एग्रीकल्चर विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, इंडियन एग्रीकल्चर को अदर कंट्रीज से कंपेयर किया गया है। अरे एक लाइन में कंपेयर किया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि पूरा पैसेज ही इसके बारे में, कंपैरिजन के बारे में, एक लाइन को हम थीम नहीं बना सकते। एक्सप्रेस द एंग्विश ऑफ द फार्मर्स, मतलब दुख दर्द पीड़ा, फार्मर्स की दुख दर्द या पीड़ा बताई गई है, नहीं तो मुझे तो जो लग रहा है वो लग रहा है सेकंड ऑप्शन। एक बार देखते हैं फर्स्ट पैसेज में जाके, हाँ ये ट्रिक याद रखो, फर्स्ट पैसेज में या लास्ट। द स्टार्क ऑब्जर्वेशन, मतलब हम ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, सर्वे के बारे में बात कर रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर के, स्पेशली ग्रीन रेवोल्यूशन, स्पेशली ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, बैक्ड बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन, इस पे भी ग्रीन रेवोल्यूशन है एंड समझ गए हम इस पैसेज में ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में ही बात कर रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमको आंसर मिल चुका है, क्या है हमारा आंसर, टॉक अबाउट, हम किसके बारे में बात करें, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, कि ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा, बस हमको आंसर मिल चुका है पैसेज। तभी ये ट्रिक याद रखना, फर्स्ट है तो लास्ट। और अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व होगा हमसे, देखिए इसको, चलो देखते हैं। एज पर द पैसेज, इस पैसेज में व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डिक्लाइन इन द इनकम ऑफ फार्मर्स, जो फार्मर्स की इनकम घटी, कम हुई, उसका मेन रीजन क्या था, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस बढ़ गई, इसकी वजह से फार्मर्स की इनकम कम हो गई, अरे बिल्कुल बकवास है। फिर से अब लास्ट वाला, कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो खराब हो गया इसकी वजह से फार्मर्स की इनकम रुक गई, अरे ये भी बेकार है। अब सेकंड वाला, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कमी आ गई, घट गया, इसीलिए फार्मर्स की इनकम कम हो गई। अब थर्ड वाले में देखते हैं, डिप्लीटिंग वाटर टेबल, वाटर टेबल कम हो गई इसलिए फार्मर्स की इनकम कम हो गई, नहीं तो आंसर है सिंपल सा, बिकॉज जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम हो गई तो उसकी वजह से फार्मर्स की इनकम भी कम हो गई। तो ये था हमारा पैसेज। अब तुमने देखा, आज पहली बार मैंने एक स्टूडेंट के अप्रोच से इस पूरे पैसेज को सॉल्व किया और हमको बड़ा मजा आया। बहुत सारी चीजें थी जो हमको समझ में नहीं आई, लेकिन उसको हम स्किप करके आगे बढ़ते रहे। इससे पता चलता है अगर कोई पैसेज सही से पढ़े तो हर चीज उसमें समझने की जरूरत नहीं होती, बस जो मेन चीजें हैं वो देखो। सबसे पहले इसलिए हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के हमको पता चलेगा कि पैसेज में किस चीज में इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, किस पे नहीं, और तुम्हें एक आइडिया भी लग गया कोई स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे एक स्टूडेंट को सॉल्व करना चाहिए पैसेज। तो ये वीडियो मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, बिल्कुल जेन्युइन और इंटरेस्टिंग वीडियो थी, मैंने भी तुम्हारे साथ सॉल्व किया, इससे पहले मैंने पढ़ा नहीं था। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, और आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहेगी। ये तो मैंने तुम्हें डिटेल में इसलिए करवाया बिकॉज ताकि तुम्हें एक बेस पता चल जाए। अब मुझे पता है तुम्हें पैसेज में अच्छे से समझ पे आ गया होगा। इसके बाद हम और पैसेज लाएंगे टाइम जब मैं तुम्हें बताऊंगा स्कीमिंग वगैरह क्या होती है। तो और तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे हमारी जल्दी से बेसिक ग्रामर की सीरीज चल रही है, अगला चैप्टर 10 स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से वीडियो को चेकआउट करो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं